नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक तो पूरा मुंबई पहले से ही बारिश के कारण पानी पानी हो रहा है और दूसरी ओर सियासी गतिविधियों के कारण एक अजीब किस्म की हलचल मची हुई है। एक अजीब किस्म का ऐसा लग रहा है कि तूफान आने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि आपको बता दें आज है एमएलसी चुनाव, जिसमें जरूरत से ज्यादा मतलब एक ज्यादा कैंडिडेट खड़े हुए हैं। जितनी सीटें हैं उससे एक ज्यादा, और कुछ ऐसा ही माहौल बना था 2022 में भी। तब 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में थे और उसके बाद किस तरह से एकनाथ शिंदे ने खेल किया था और उसके बाद महाराष्ट्र की सत्ता कैसे पलट गई थी, किस तरह बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला था, ये सब कुछ इतिहास में दर्ज हो चुका है। और अब आज फिर एक बार वैसा ही कुछ हो सकता है, इसकी संभावनाएं जतलाई जा रही हैं, क्योंकि आज भी एमएलसी चुनाव है। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी फिर से क्रॉस वोटिंग की आशंका। और इस क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता पहुंचे हुए हैं मुंबई। मसला राजनीतिक नहीं है, मसला है पारिवारिक शादी, यानी माफ कीजिए मुकेश अंबानी के बेटे की शादी का, जिनकी शादी के लिए सारे नेता पहुंचे हुए हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सारे नेता जो इंडिया गठबंधन के हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी भी कल मुंबई पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो इस शादी में शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी ने इस शादी में शामिल ना होकर एक खास संदेश दे दिया है, लेकिन इधर इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता अंबानी परिवार के यहाँ शादी में पहुंचे हैं और उसके बाद कल उनकी मुलाकात होनी है आपस में, जिसके लिए ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया है कि हमारी राजनीतिक चर्चा होगी। तो इन तमाम वजहों से महाराष्ट्र की राजनीति में किस किस्म की हलचल मची हुई है और क्या कुछ हो सकता है आज शाम 4 बजे के बाद। जी हाँ, 4 बजे की बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज शाम 4 बजे तक ही एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और बताया जा रहा है कि 5 बजे से उसके बाद जो मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि विधायकों ने अनुरोध किया है कि वोटिंग का घंटा एक घंटे और बढ़ा दी जाए, क्योंकि मुंबई में बारिश बहुत है और लोगों को पहुंचने में तकलीफ हो रही है। हालांकि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी सभी के विधायक अलग अलग होटलों में ठहरे हुए हैं। इन सब की बाड़ेबंदी पहले ही कर ली गई है ताकि क्रॉस वोटिंग से रोका जा सके। लेकिन क्या ये सारे दल अपने अपने विधायकों को दूसरे खेमे में जाने से या दूसरे खेमे के लिए वोटिंग करने से रोक पाएंगे? क्या 2022 वाला इतिहास आज फिर दोहराया जा सकेगा? क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर सत्ता पलट जाएगी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमलेंदु जी, महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय जो हलचल तेज हो गई है, कई वजह हैं जिनकी चर्चा मैंने अभी की थी। एक तो अंबानी परिवार की शादी है जिसके लिए दुनिया भर से मेहमान पहुंचे हैं, लेकिन सबसे खास निगाहें जो जिन पर चर्चा हो रही है वो इस बात की हो रही है कि इंडिया गठबंधन के भी जो नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, जैसे ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे तो मुंबई में हैं ही, शरद पवार भी वहीं हैं। इन सारे नेताओं का चूंकि अंबानी परिवार में जाना बहुत ही अब जायज माना जा सकता है, क्योंकि ये लोग मतलब राजनीति और व्यापार इन सब का गठजोड़ जो है। लेकिन राहुल गांधी यहाँ नहीं पहुंच रहे, जबकि बताया जा रहा था कि मुकेश अंबानी बाकायदा उनको निमंत्रण देने पहुंचे थे, सोनिया गांधी के घर पहुंचे थे और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात शायद नहीं हुई थी। इधर ममता बनर्जी ने जब वो मुंबई निकल रही थी उसके पहले उन्होंने ये कहा था कि नीता अंबानी और मुकेश अंबानी, उन्होंने बार बार मुझसे अनुरोध किया और वो खुद आए थे न्योता देने, इसीलिए मैं आई हूँ। और तेजस्वी यादव ने भी आज यही बात कही। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने और कैसे पूरा लालू प्रसाद जी का परिवार पहुंचा है मुंबई, एक बार उस चीज को हम देख लेते हैं। मैडम, आज आप लोग जा रहे हैं मुंबई, क्या कहेंगे? दीदी मुंबई जा रही है। दीदी तेजस्वी जी मुंबई जा रहे हैं। निमंत्रण है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। लालू जी, मुख्यमंत्री पैर पूरा है। ये थे अमलेंदु जी, तेजस्वी यादव, जिन्होंने ये कहा कि निमंत्रण था इसलिए हम लोग जा रहे थे। ये जो निमंत्रण इन लोगों को मिला है तो ठीक है, सबके सब पहुंचे हुए हैं, लेकिन कल, आज की तो शादी के बाद कल जब ये सारे नेता मिलेंगे इंडिया गठबंधन के, तो किस किस्म की इनके बीच चर्चा होगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी पहुंच रहे हैं आज की शादी में, सारे लोग पहुंच रहे हैं।
तो ये सब जब नेता कल मिलेंगे, चंद्रबाबू नायडू तो जाहिर है इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ये सारे नेता जब फिर से एक साथ बैठेंगे और जिसके बारे में ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया है कि राजनीतिक चर्चा होगी, तो क्या इस चर्चा के निहितार्थ निकाले जाए, इसका क्या असर हो सकता है, इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहली सबसे जरूरी बात जो आज हो रहा है एमएलसी चुनाव, उस पर हम अभी अपनी बात आगे बढ़ाना चाहेंगे कि एमएलसी चुनाव में जिस तरह 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार खड़े किए हैं और जिसमें ये माना जा रहा है कि संख्या बल के लिहाज से बीजेपी जो है वो आराम से जीत सकती है, लेकिन मामला अटका हुआ है एकनाथ शिंदे और अजित पवार के गुटों के लिए। और इस बीच कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी ने जिस तरह से जयंत पाटिल को समर्थन दिया है, आपको क्या लगता है किस तरह से महाराष्ट्र के समीकरण बदल सकते हैं? क्या 2022 यानी जो 2 साल पहले खेल हुआ था सत्ता पलटने का, क्या फिर वैसे ही किसी खेल के आसार आपको नजर आ रहे हैं अमलेंदु जी? समिता जी, क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं तो बहुत ज्यादा हैं और भारतीय जनता पार्टी इससे घबराई हुई भी बहुत ज्यादा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। और सबसे ज्यादा खतरा जो है वो एकनाथ शिंदे के विधायकों को लेकर के और अजित पवार के विधायकों को लेकर के बताया जा रहा है। और इसीलिए इन तीनों दलों ने, मतलब महायुति के हैं तीनों दल, इन्होंने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की और होटलों में बंद किया। अब देखिए, जो 2022 में हुआ था उसका परिणाम तो ये हुआ कि 2022 में क्रॉस वोटिंग हुई और क्रॉस वोटिंग के बाद वहाँ सरकार बदल गई। एकनाथ शिंदे ने विद्रोह किया और एकनाथ शिंदे जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन आज क्रॉस वोटिंग के बावजूद मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई परिस्थिति बनेगी कि सरकार बदल जाए। और इसलिए नहीं बनेगी, उसके कारण है क्योंकि अब विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, 100 दिन भी नहीं बचे हैं कि विधानसभा चुनाव हो जाने हैं। तो 100 दिन के लिए कोई भी विपक्ष जो है वो भी सरकार गिराने का या इसके जरिए कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। और दूसरा ये कि कुल मिलाकर के जो जितना बहुमत है इस समय महायुति के पास विधानसभा के अंदर, तो उसमें थोड़ी बहुत क्रॉस वोटिंग से सरकार गिरेगी भी नहीं। तो ये है, लेकिन वो उसकी याद जरूर दिलाएगी 2022 की कि उस समय भी क्रॉस वोटिंग हुई थी। उस क्रॉस वोटिंग का परिणाम क्या निकला था? महाराष्ट्र की राजनीति बदल गई थी। उस महाराष्ट्र की राजनीति के बदलने का परिणाम ये हुआ समिता जी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से नुकसान उठाना पड़ा। यानी आपने एक राज्य की सरकार को आपने हथियार ली थी फौरी तौर पे और आपने उस समय ये साबित करने की कोशिश की थी कि आपने उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचा दिया है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को आपने तोड़ दिया है। ये संदेश देने में आप भले ही कामयाब रहे हों, लेकिन उसका बड़ा नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में उठाना पड़ा। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी ने कितना इससे सबक लिया है, कितना नहीं लिया है, ये हम नहीं जानते कितना सबक लिया नहीं लिया है, लेकिन उनको सबक मिला जरूर है। इतना अवश्य जनता ने उनको अच्छे तरीके से सबक सिखाया है। आज भी जो इस तरीके से सूचना आ रही है, पहले याद था कि कांग्रेस के विधायक जो वो नहीं पहुंचे हैं बैठक में, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो बैठक में पहुंच गए थे, देर उनको हो गई थी बारिश की वजह से, तो वो बैठक में पहुंचे और उनका फोटो वोटो बाकायदा सब जारी भी हो गया। तो यानी अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी भी तरीके की कोई टूट फूट की खबर नहीं है। जबकि शिवसेना के विधायकों को लेकर के, अजित पवार के विधायकों को लेकर के और भाजपा के विधायकों को लेकर के संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं कि उनमें जबरदस्त तरीके से क्रॉस वोटिंग हो सकती है। अब होती है नहीं होती है और कितना इन्होंने इंतजाम कर लिया होटल में रखने के, क्या फायदा हुआ, ये तो अब शाम को 4 बजे के बाद जब परिणाम आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि कितना उसका लाभ हुआ कितना लाभ नहीं हुआ। लेकिन विद्रोह की खबरें वहाँ से आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि वहाँ जबरदस्त तरीके से क्रॉस वोटिंग की चीज़ें हो सकती हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में थोड़ा कम चांसेस है क्रॉस वोटिंग के, चूंकि उद्धव ठाकरे ने साफ घोषणा कर दी है कि हम किसी को भी जो वापस नहीं लेंगे जो वहाँ से लौट करके आता भी है, चूंकि उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया था। तो इसलिए उनके सामने जो मतलब शिंदे गुट के विधायक हैं उनके साथ में मजबूरी है कि शिंदे के साथ ही रहें। लेकिन अजीत पवार के साथ इस तरीके का मामला नहीं है, क्योंकि शरद पवार ने खुला आमंत्रण दे दिया है कि जो भी आना चाहता है वो घर वापसी कर सकता है। इधर छगन भुजबल जिस तरीके की बातें लगातार कर रहे हैं तो उससे साफ समझा सकता है कि एनसीपी अजीत पवार में जबरदस्त तरीके से टूटन हो चुकी है। तो अब देखना ये है कि छगन भुजबल ने क्या खेल किया है, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने क्या खेल किया है, ये अभी देखने वाली चीज़ होगी। एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं गणपत राव गायकवाड़, और वो एक मामले में जेल में बंद हैं, हत्या के एक मामले में। और आपको याद होगा कि एक मामला आया था कि एक भाजपा के विधायक ने शिवसेना के एक नेता को गोली मार दी थी, उसी मामले में वो बंद हैं। और उनके वोट देने पे कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है, रिटर्निंग ऑफिसर से कहा है कि आप इनको वोट डालने की अनुमति नहीं दें। चूंकि जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो जो गृह मंत्री थे तत्कालीन अनिल देशमुख, वो जेल में बंद थे और उनको वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो एक ही तरह की घटनाओं में
जो है वो नहीं हो सकते हैं मापदंड, तो इसलिए इनको भी अनुमति नहीं दी जाए। अब अभी तक ये सूचना नहीं आई है मेरे पास कि वो उनको अनुमति दी गई है कि नहीं दी गई है, उन्होंने वोट डाला है कि नहीं डाला है, ये मालूम पड़ेगा। अगर गणपत राव गायकवाड़ का भी वोट नहीं पड़ता है तो महायुति को एक वोट का और नुकसान होगा। हालांकि जो बच्चू कुडू है उनकी पार्टी है, जो क्या जन प्रहार पार्टी, कुछ प्रहार करके पार्टी है, उसने एकनाथ शिंदे को समर्थन देने का वायदा कर दिया। हालांकि पहले भी वो महायुति में थे, वो पार्टी महायुति में थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो महायुति से दूर हो गई थी, लेकिन उन्होंने फिर घोषणा कर दी है कि वो एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट को समर्थन देंगे। तो अब जो कुल मिलाकर के खेल बचता है, वो जो कांग्रेस के अतिरिक्त विधायक हैं, 14 विधायक जो हैं, वो किसको समर्थन देते हैं। हालांकि बताया गया है कि वो शरद पवार को, प्रत्याशी को समर्थन देंगे, और मतलब उनके जो समर्थक हैं जयंत पाटिल उनको देंगे, और जो इनके हैं उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी मिलिंद नार्वेकर, उनको जो निर्दलीय और अन्य छोटे दल हैं उनका समर्थन जो है दिलवाया जाएगा, उसके जरिए होगा। अब देखना ये है कि कितनी क्रॉस वोटिंग महायुति की तरफ से होती है, उसके आधार पर फिर तय होगा कि इंडिया गठबंधन 2 सीटें जीतता है कि 3 सीटें जीतता है। सभी जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन अपनी तीनों सीटें जीत पाता है या नहीं, इस पर नजरें हैं, और उसके साथ ही नजरें इस पर भी हैं कि अजित पवार को इसमें नुकसान हो सकता है क्या, क्योंकि ये जो महायुति है इसमें सबसे कमजोर कड़ी जो है वो अजित पवार को ही माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी उनको कुछ खास नहीं मिला, वो उनकी पत्नी तक चुनाव हार गई, और उसके बाद से ही बीजेपी उन पर ही सवाल उठा रही है कि वो किस लिए बीजेपी में मतलब बीजेपी के साथ बने हुए हैं, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है बीजेपी को। ये आरोप है महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं का, और आज अजित पवार के ही ऊपर सबकी निगाहें हैं कि वो अपने एक प्रत्याशी को जिता पाते हैं कि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ अमलेंदु जी, इस बार जो बोला जा रहा है कि 2024 की जो एमएलसी चुनाव है 11 सीटों के लिए, और अभी अगले 3 महीनों में महाराष्ट्र में चुनाव भी होने हैं, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार दोनों के लिए एक तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह 2022 में खेल खेला गया था। मैं एक बार अपने दर्शकों को फिर से थोड़े आंकड़ों के साथ याद दिला देती हूँ कि 2022 में जो एमएलसी की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में थे, और तभी से ये शक होने लग गया था कि शायद क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। हालांकि जो उद्धव ठाकरे तब मुख्यमंत्री थे और उस समय महाविकास आघाड़ी में इन तीनों ने, मतलब जो एनसीपी और शिवसेना, इन तीनों ने अपने 2-2 उम्मीदवार उतारे थे, और बीजेपी ने अपने 5 उम्मीदवार उतारे थे, और एक सीट की लड़ाई थी। यानी कि ये जो 10 के 10 नहीं, मतलब जो 11 है, तो किसका यहाँ पे पत्ता कटेगा, ये देखने वाली बात थी। और लेकिन तब 20 जून को जो वोटिंग होने वाली थी, और तभी से जो एकनाथ शिंदे जिस तरह से गायब हो गए थे, और उसके बाद जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, पहले गुवाहाटी और फिर गोवा, और नतीजा ये हुआ कि एमएलसी में बीजेपी को तो जो है उसके 5 उम्मीदवार जीत गए, और नुकसान हुआ एमवीए का, और इसके साथ साथ बड़ा नुकसान हुआ शिवसेना का। उद्धव ठाकरे को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी, महाविकास आघाड़ी सत्ता से बेदखल हो गई, बीजेपी सत्ता में आ गई, और उसके बाद एकनाथ शिंदे तब से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने एक और खेल किया, अजित पवार को उसने तोड़ा, और उसके बाद ये सारी चीजें हुई। इसीलिए अब वापस लोग उसी बात को दोहरा रहे हैं कि क्या 2022 वाला खतरा जो बीजेपी ने खेल खेला, बीजेपी पर ही वो खेल भारी पड़ सकता है क्या? लेकिन ऐसा लगता नहीं। ये जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिशान सिद्दीकी, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो मीटिंग में नहीं आए हैं और वो नहीं पहुंचे थे कांग्रेस की जो बैठक थी उसमें, लेकिन जिशान सिद्दीकी पहुंच गए। आप ये जो तस्वीरें हैं आप इसमें देख सकते हैं। और आपको बता दें कि जिशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी, जो पहले कांग्रेस में थे, वो कुछ समय पहले अजित पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। उनका एनसीपी में शामिल होना भी ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन अमलेंदु जी, आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके की मजबूती और जिस तरह के मतलब कांग्रेस के पास इस समय ज्यादा विधायक है, मतलब उसको जो अगर जितनी जरूरत है उससे ज्यादा विधायक उसके पास है। कांग्रेस के लिए तय है कि प्रज्ञा सातव को वो जिता ही लेगी, उनकी एमएलसी जो पहले की भी सीट थी वो अभी भी बरकरार रहेगी, और इसके साथ साथ वो अपने साथियों का भी भला कर पाएगी। कांग्रेस की ये मजबूती देखकर क्या लगता है बीजेपी परेशान होगी, और बीजेपी अब क्या कोई ऐसा खेल कर पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से बाड़ेबंदी की गई विधायकों की, और उसके बाद कांग्रेस, लेकिन फिर भी जिस मजबूती से ये जिशान सिद्दीकी की तस्वीरें आना ये बता रहा है कि कांग्रेस पर अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है। तो क्या खतरा बीजेपी पर है अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, बीजेपी में खतरा है, क्योंकि बीजेपी को अपना
अतिरिक्त प्रत्याशी जिताने के लिए 7 और वोट की आवश्यकता है। वो 7 जी। वोट का इंतजाम वो कहाँ से करेगी? चूंकि इंडिया गठबंधन से कोई टूट नहीं हो रही है, ये एकदम साफ हो गया है। और टूट जो हो रही है वो एनसीपी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की तरफ से हो रही है, तो ये भी सामने आ गया है। तो इससे ये लगता है कि परेशानी भारतीय जनता पार्टी के सामने है, और ये नैरेटिव की लड़ाई है समिता जी। विधानसभा चुनाव से पहले ये जो एमएलसी के चुनाव हैं, ये तो नैरेटिव बीजेपी का खराब होगा, ये समझा जा सकता है। आज भी अगर देवेंद्र फडणवीस ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है, तो हालांकि देवेंद्र फडणवीस को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अभी मुख्यमंत्री पद के चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या महायुति की तरफ से। तो कौन होगा उसका चेहरा, अभी ये भी नहीं कहा सकता है। क्या एकनाथ शिंदे ही महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे? और अगर एकनाथ शिंदे चेहरा नहीं होंगे तो एकनाथ शिंदे क्यों बीजेपी के साथ रहेंगे? तो ये अभी जो फ्रैक्शंस हैं, ये असल में बीजेपी गठबंधन जो है उसके बीच फ्रैक्शंस ज़्यादा हैं, और उसका प्रभाव भी निश्चित तौर पे इन विधानसभा चुनाव पर पड़ना है। हो सकता है एकनाथ शिंदे अपनी वफादारी साबित करने के लिए, अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार बने रहने के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखने में शायद कामयाब हो भी जाएं, लेकिन अजीत पवार किसी तरीके से कामयाब नहीं हो सकते, ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है। तो यहाँ अजीत पवार की और एकनाथ शिंदे की दोनों की परिस्थितियों में अंतर है। इसी तरीके से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो स्थितियां हैं उनमें अंतर है। देवेंद्र फडणवीस खुद को मुख्यमंत्री मान के चल रहे हैं, शैडो चीफ मिनिस्टर मान के चलते हैं, वो बिहेव भी उसी तरीके से करते हैं। और एक तरीके से देखा जाए, कई बार वो वीडियोस सब वायरल हुए कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कुछ बोलना चाहते हैं, वो उनको करेक्ट करते हैं कि ये नहीं, ये बोलना है। इस तरीके के वीडियोस भी खूब सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं कि वो किस तरीके से डिक्टेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को। तो यानी कि मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे हैं वो शायद रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री हैं, और असली मुख्यमंत्री जो है वो जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस वो हैं। तो लेकिन देवेंद्र फडणवीस की राजनीति को क्या जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो खुला छूट दे पाएगा किसी तरीके की? ये अभी बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी तलवारें खिंची हुई हैं महाराष्ट्र की बीजेपी और केंद्र की बीजेपी को लेकर के जबरदस्त तरीके से। तो इसका प्रभाव भी आगे आने वाले दिनों में पड़ेगा। हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस जो है इस एमएलसी चुनाव के जरिए केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है उसको ये बताने की कोशिश करें कि महाराष्ट्र के एक तरीके से कहा जाए वो बड़े नेता वही हैं, और मतलब महाराष्ट्र की राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी को करनी है तो देवेंद्र फडणवीस के जरिए ही करनी पड़ेगी। तो ये देवेंद्र फडणवीस के सामने चुनौती ये सिर्फ एमएलसी जिता के ले जाने की नहीं है, बल्कि ये चुनौती खुद को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने की और खुद को भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता साबित करने की भी चुनौती देवेंद्र फडणवीस के सामने है। इसमें अगर कोई चोट पहुंचती है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है, तो देवेंद्र फडणवीस की स्थिति केंद्रीय नेतृत्व के सामने और कमजोर हो जाएगी। और केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से उनका 12वीं के बाद इंटर करा दिया, तो ये 12वीं के बाद इंटर जो है 12वीं के बाद 10वां भी हो सकता है उनका आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो देवेंद्र फडणवीस के सामने चिंता की जो असली चिंता है वो ये है कि उनका 12वीं के बाद अब 10वां नहीं होने पाए, 12वीं के बाद वो हाई स्कूल ना करने पाए, 12वीं के बाद वो जा करके अब ग्रेजुएशन करें, ये उनकी चिंता है। तो चिंताएं देखिए जो महायुति है उसमें सबकी अलग अलग है। जो एमपीए महाविकास अघाड़ी है, जाहिर सी बात है कि वोटों का समीकरण उसके पक्ष में नहीं है। अगर वो एक सीट हार भी जाते हैं तब भी ये होगा कि वो अपना मतलब क्रॉस वोटिंग नहीं करवा पाए सरकार की तरफ से, और सरकार की तरफ से क्रॉस वोटिंग कराना बहुत थोड़ा कठिन काम होता है जब तक कि आपके पास केंद्रीय एजेंसियां आपके पक्ष में नहीं हो। अगर महायुति ने 2022 में क्रॉस वोटिंग करा ली थी एमवीए में, तो उसके पीछे कारण था कि ईडी उनके पास थी, सीबीआई उनके पास थी, केंद्र में सरकार उनकी थी। तो आज केंद्र में सरकार दूसरी होती तो यहाँ भी संभावना हो सकती है। इसके बावजूद अगर कोई क्रॉस वोटिंग होती है महायुति की तरफ से और वो उसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता है, तो ये नैरेटिव जो है वो भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार तीनों का नैरेटिव खराब होगा। और इसके बाद हमको विधानसभा चुनाव से पहले ही ये महायुति जो है इसमें बुरी तरीके से हमको संघर्ष देखने को मिलेगा और आपसी टकराव जो है इनके अंदर पड़ जाएगा, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आने वाले विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। तो कुल मिला के समिता जी अगर ईमानदारी के साथ कहा जाए तो स्टेट पे महायुति है, इंडिया गठबंधन का कुछ भी स्टेट पे नहीं है। उसकी एक सीट जो अतिरिक्त जीतना चाहता है सिर्फ वही स्टेट पे है, बाकी उसका कुछ स्टेट पे नहीं। लेकिन महायुति की पूरी राजनीति, सबकी प्रतिष्ठा वो दांव पे लगी हुई है। इनको अपनी प्रतिष्ठा बचानी है, सरकार बचानी है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये संदेश भी देना है कि महायुति के सभी दल एकजुट हैं।
जी, बिल्कुल, क्योंकि इस समय ऐसा लग रहा है जैसे लोकसभा चुनाव में ये हो गया था कि नरेंद्र मोदी के का बहुत कुछ दांव पर था, मतलब उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी, बीजेपी की सत्ता और इसके साथ-साथ जितना बड़ा एक गुब्बारा फुला कर रखा हुआ था कि हम इतने मजबूत हैं, उस गुब्बारे को मतलब उतना ही बड़ा दिखाकर रखना, ये एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद वो गुब्बारा फूट गया और बीजेपी की जो असलियत है वो सामने आ गई कि वो अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी। ठीक इसी तरह इस समय महाराष्ट्र में भी जो सत्तारूढ़ बीजेपी है, उसके ऊपर उसकी चीजें ज्यादा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उसको न केवल सत्ता बचानी है बल्कि उसको ये भी बताना है कि वो अभी इंडिया गठबंधन के आगे कमजोर नहीं पड़ी है। सत्ता में वही है लेकिन फिर भी उसी को ये साबित करना है कि अभी हम कमजोर नहीं हैं, और इसके लिए वो जितना कोशिश हो सकती है। यही कारण है कि सत्ता में होने के बावजूद उसके अपने जितने विधायक हैं मुंबई में उनको 3-4 5 स्टार होटल्स में रुकाना पड़ा और उसके बाद उन सबको बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया गया। क्योंकि अमलेंदु जी, ये जो एमएलसी चुनाव हैं ये बड़े ट्रिकी इस तरीके से होते हैं कि इनमें जैसे अभी इनको एक सारे विधायकों को एक खास कलम दी जाएगी, एक खास पेन होता है, उसी से इनको वोटिंग करनी होती है। और वोटिंग का भी जो तरीका है, मतलब इसमें वरीयता क्रम, यानी आपको प्रेफरेंसेस लिखने होते हैं। जितने उम्मीदवार हैं, जैसे 11 उम्मीदवार हैं तो आपको, या 12 उम्मीदवार हैं तो आपको हर उम्मीदवार के आगे कि ये मेरे लिए सबसे पहला नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, यानी आपको बताना पड़ेगा कि पहले से लेकर 12वें नंबर तक आप किस उम्मीदवार को कौन सा नंबर देते हैं। और ये प्रक्रिया सभी विधायकों को करनी होगी और उसी खास पेन से करनी होगी। यानी जरा सी इधर से उधर चूक हुई और या तो वो वोट खारिज हो जाएगा, और इसी में क्रॉस वोटिंग करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि वो बड़े आसानी से ये बोल देंगे कि नहीं जी, हमको समझा नहीं, हमको इनको पहला नंबर लिखना था लेकिन हमने इनको 10वां नंबर लिख दिया। ये वो बताना उनके लिए बड़ा आसान होगा अगर विधायकों को क्रॉस वोटिंग करनी है तो। और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अभी जैसे महाराष्ट्र में इस समय विधायकों की कुल संख्या है 274 और उसमें 11 एमएलसी सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। फॉर्मूला ये है कि जितने विधायक है उस पे मतलब एक जोड़कर और उसको फिर डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे 11 सदस्यों का चुनाव होना है तो उसमें आप एक जोड़ दीजिए 12 और 274 को 12 से डिवाइड करिए तो आते हैं 23 नंबर। यानी जिस उम्मीदवार को पहले वरीयता वाले 23 वो मिल जाते हैं, अंक मिल गए, वो एमएलसी के लिए निर्वाचित हो जाएगा। ये इस तरह का हिसाब चलता है और इसके लिए बाकायदा बीजेपी ने, एनसीपी ने, शिवसेना, शिंदे गुट ने अपने विधायकों को सादे पेपर पर जैसे प्रशिक्षण दिया, विधायकों के बयान आए हैं कि हम लोगों को पहले से ये सारे प्रशिक्षण दे दिए गए। इन सब से समझ में आ रहा है कि मामला इस बार कितना संगीन है। वैसे सदस्यों के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी जो है वो 103 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। शिवसेना के पास 38 है, एनसीपी के पास 42 है, कांग्रेस के पास 37 है यानी यूबीटी, और शिवसेना के पास 15 और एनसीपी जो शरद पवार गुट है उसके पास 10 विधायक हैं। यानी अभी महाविकास अघाड़ी के नंबर तो कम हैं, लेकिन उसको चाहिए केवल 3 सीटें, और इस लिहाज से कांग्रेस के पास अभी सीटें हैं पर्याप्त और उसके बाद उसके पास एक्स्ट्रा सीटें भी बचती हैं। लेकिन बीजेपी के पास अभी 4 वोट या 5 वोट जो है वो कम बताए जा रहे हैं और इसके लिए उसको जरूरत पड़ेगी निर्दलियों की, जिसमें निर्दलियों का भी साथ बताया जा रहा है। लेकिन अमलेंदु जी, यहाँ पर एक जो चीज है कि सपा के भी 2 विधायक हैं, फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 2 विधायक हैं, और जैसा आपने कहा कि बच्चू कुंडू की जो प्रहार जनशक्ति पार्टी है उनके भी 2 विधायक हैं। उनका समर्थन तो शिवसेना को मिल गया है, शिंदे गुट को। लेकिन सपा, क्योंकि वो तो ठीक है इंडिया गठबंधन का हिस्सा है तो वो भी इधर आ गई, लेकिन एआईएमआईएम उसका क्या स्टेक रहेगा ये अभी देखने वाली बात है। और आपने जिस बात की और जो आपने जिक्र किया था गणपत राव गायकवाड़, उनका वोट जिसके लिए कांग्रेस पहुंची है, और संजय राउत ने भी इस बात को कहा कि जब अनिल देशमुख को और नवाब मलिक को जेल में रहने के कारण वोट डालने की अनुमति नहीं मिली, तो फिर गणपत गायकवाड़ को, जिन्होंने थाने के भीतर गोली चलाई थी और वो जेल में बंद है उसी बात के लिए, उनको आप कैसे दे सकते हैं परमिशन। और इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी जा चुकी है कांग्रेस। आपको क्या लगता है अमलेंदु जी, क्रॉस वोटिंग करना, जैसा भी मैंने बताया, जो पूरा सिलसिला है कि एक खास पेन से ही करना है, बहुत मुश्किल नहीं है इधर से उधर चीजों का हो जाना, या अगर गणपत गायकवाड़ का भी वोट खारिज हो जाता है, क्या पूरा मामला पलट जाएगा? और क्या ऐसा हो पाएगा कि एमवीए को जो है 3 सीटें मिल जाएं?
और बीजेपी जो है वो 9 की जगह 8 ही सीटों से उसको संतोष करना पड़े। बिल्कुल हो सकता है समिता जी, और जितना हम लोगों ने भी जो चर्चा की कि कितना ज़्यादा संकट इस समय महायुति के सामने है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बड़ा संकट AIMIM और जो वंचित बहुजन अघाड़ी है उनका, प्रकाश अम्बेडकर का, उसके सामने है, क्योंकि उनके भी 3 विधायक हैं और 2 विधायक MIM के हैं। तो इनके सामने ज़्यादा संकट ये है कि इनको साबित करना है कि ये किस खेमे में खड़े हैं। अगर ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में या महाविकास अघाड़ी जो है वहाँ उसके पक्ष में अगर नहीं देते हैं, तो फिर संदेश ये जाएगा कि ये फिर भारतीय जनता पार्टी महायुति के साथ में खड़े हुए हैं। तो ये इनके सामने भी संकट है। तो ये हो सकता है कि इस संकट को टालने के लिए कि इनकी विश्वसनीयता बनी रही है, इंडिया गठबंधन के साथ रहें। अगर ये भी इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं और गणपत राव गायकवाड़ का वोट भी नहीं पड़ता है, वो भी अगर निरस्त हो जाता है, उसको मतलब अनुमति नहीं मिलती है, तो फिर संकट ज़्यादा हो जाएगा महायुति के सामने और फिर इंडिया गठबंधन 3 सीटें वहाँ से निकाल सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़बरदस्त तरीके से सेटबैक हो सकता है, ठीक विधानसभा चुनाव से एन पहले, चूँकि ये चुनाव हो रहे हैं। और आज मानसून सत्र वहाँ का जो चल रहा है महाराष्ट्र विधानसभा का, उसका शायद आज आखिरी दिन भी है। इसी के साथ मतलब वो मानसून सत्र हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये समझा है कि आज इस विधानसभा का आखिरी सत्र भी आप इसको कह सकते हैं, चूँकि अब इसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो उससे पहले अब कोई संभावना है नहीं कि अब कोई सत्र होगा, चूँकि बजट वहाँ पास ऑलरेडी हो चुका है, तो आखिरी वो चल रहा है। तो आखिरी सत्र के मतलब सत्र के आखिरी दिन क्या क्या गुल खिलाती है महाराष्ट्र की विधानसभा और क्या क्या गुल खिलते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में समिता जी, ये आज शाम 4 बजे के बाद बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। संकट महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी के सामने है, उतना ही संकट जो एक तरीके से देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और वंचित विकास अघाड़ी जो बहुजन अघाड़ी है उनका प्रकाश अम्बेडकर, उसके सामने भी संकट है। संकट इंडिया गठबंधन के सामने भी है, लेकिन उनके सामने संकट ये है कि उनको अपने 3 कैंडिडेट जिताने हैं, जबकि उनके 2 कैंडिडेट के अंकगणित उनके पक्ष में है और तीसरे का अंकगणित उनको अपने पक्ष में करना है। तो ये संकट सबके सामने अलग अलग तरीके के संकट है, लेकिन संकट ज्यादा जो है वो महायुति के सामने दिखाई पड़ता है। वो कितना संकट और गहराता है शाम 4 बजे के बाद, ये देखना होगा सर मित्र। बिल्कुल, आज शाम 4 बजे जब MLC चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो जाएगी और 5 बजे से ही पता चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये खबरें बहुत दबती नहीं है। जैसे ही वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ये इतना तो पता चल ही जाएगा कि क्रॉस वोटिंग हुई है या नहीं हुई है, और अगर हुई है तो इसमें किस खेमे को ज्यादा नुकसान हुआ है। और अगर नुकसान की बात अगर करें तो यहाँ पर जैसा हमने पहले कहा कि महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार एनसीपी गुट, इनका ही ज्यादा कुछ दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि सत्ता में यही लोग हैं और इन्हें 3 महीने बाद फिर से चुनाव में उतरना है। लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल बना और जैसे इनको अपने विधायकों को सुरक्षित रखना पड़ा या उनको प्रशिक्षण देना पड़ा या अपने 9 सदस्यों को जिताने के लिए जितनी मशक्कत करनी पड़ी है, उसमें समझ में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी महायुति के लिए आसार बहुत अच्छे नहीं हैं। वैसे भी मुंबई का माहौल यानी मौसम जो है इस समय काफी गड़बड़ाया हुआ है अमरिंदु जी। और इस बीच जो हमने सबसे पहले चर्चा की, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और इनके साथ ममता बनर्जी भी पहुंच चुकी हैं मुंबई। आज शादी होगी, सब कुछ हंसी खुशी खत्म हो जाएगा, लेकिन कल जब ये सारे नेता शरद पवार के साथ और उद्धव ठाकरे के साथ बैठेंगे, मिलेंगे, तब आपको क्या लगता है, क्या फिर से एक नए तूफान की हम उम्मीद करेंगे या आशंका हमको यानी बीजेपी को आशंका होगी कि अब क्या हो सकता है? इंडिया गठबंधन ने जब एक बार शिवाजी पार्क में रैली की, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जैसे मुंह की खानी पड़ी, अब क्या विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को ऐसा ही डर लगेगा? अमरिंदु जी, देखिए समिता जी, निश्चित तौर पे बीजेपी को डर लगेगा और बीजेपी को डर लग रहा है। हमने उनसे चर्चा करी थी किस तरीके से अपने विधायकों को उनकी बाड़ेबंदी करनी पड़ी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये समिता जी कि क्या मुकेश अंबानी जो है वो मोदी जी से कुछ नाराज चल रहे हैं क्या? क्योंकि एक तरीके से कहा जाए इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो अंबानी जी करवा रहे हैं, अगर इसको इस तरीके से देखा जाए, अर्थ का अनर्थ किया जाए तो। क्योंकि भाई आपकी शादी के जरिए अगर वहाँ इंडिया गठबंधन के नेता इकट्ठा हो रहे हैं, फिर वो बैठक भी करेंगे और मिलेंगे भी, तो ये अनौपचारिक बैठक इंडिया गठबंधन की हो जाएगी। कल राहुल गांधी भी पहुंच जाएंगे तो राहुल गांधी भी उसमें शामिल होंगे, तो आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तमाम बड़े नेता इंडिया गठबंधन के होंगे।
लोकसभा में फ्लोर मैनेजमेंट इंडिया गठबंधन का बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा रहा और अच्छा परफॉर्म किया पहले ही सत्र में, और ये इसलिए संभव हो पाया कि सब एकजुट रहे। तो अब ये आगे की रणनीति इंडिया गठबंधन क्या बनाता है, इसको लेकर के भी वहाँ चर्चा हो सकती है। खासतौर से महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के, और हरियाणा और झारखंड के चुनाव है, उनको लेकर के क्या रणनीति होगी। बाद में दिल्ली के चुनाव भी होने हैं जनवरी फरवरी में, तो उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है। लेकिन उससे पहले ये एक अनौपचारिक जो जमावड़ा हो रहा है इंडिया गठबंधन के नेताओं का, महत्वपूर्ण बात इसमें एक और ये है सर मित्रा जी कि इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक के बाद ममता बनर्जी पहली बार जो है वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठेंगी, और उन्होंने कहा भी है कि मैं चुनाव के बाद मेरा पहला मौका होगा कि मैं इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं के साथ बैठ करके चर्चा करूँ। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये अंबानी जी के बेटे की शादी के बहाने एक राजनीतिक माहौल जो है वो भी बन रहा है, और उस राजनीतिक माहौल में इंडिया गठबंधन अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। अब जैसा आपने बताया कि चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचेंगे, लेकिन वो उसमें बैठक में शामिल नहीं होंगे। जाहिर सी बात है कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं है तो नहीं होंगे। लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू की इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ कुछ बातें हो सकती हैं, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा था कि अरे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू जो है वो उधर कैसे चले गए, ये तो हमारे लोग थे, उधर कैसे चले गए। तो जब हमारे लोग थे तो आज जब शादी में चंद्रबाबू नायडू मिलेंगे ममता बनर्जी से, तो क्या इस बारे में भी कुछ बातें होंगी कि आप तो हमारे बाबू थे, आप उधर के सोना बाबू कैसे हो गए। तो ये भी सारी बातें हो सकती हैं। तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। राजनीति में बहुत कुछ चीज़ें उठापट हुआ करती हैं। समिता जी, हम लोगों ने देखा है कि ये शादियां जो होती हैं, इनके बहाने जब राजनेता जुटते हैं तो वो सिर्फ राजनीतिक मतलब वो शादियां नहीं होती हैं, उसके बहाने वहाँ कुछ ना कुछ राजनीतिक खिचड़ी पका करती है। तो अब अंबानी जी के बेटे की शादी में इंडिया गठबंधन क्या खिचड़ी पका रहा है, ये देखना होगा कि वो खिचड़ी जो है किस तरीके से पकती है। और उस खिचड़ी पकने से भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को दिल्ली की राजनीति में यानी केंद्र की राजनीति में क्या नुकसान होने जाता है, मोदी जी के लिए सामने क्या नई चुनौतियां पैदा होती हैं, ये देखना होगा। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन वहाँ बैठ करके आगे की रणनीति तैयार करेगा और ये चर्चा करेगा कि आगे आने वाले समय में चूंकि सदन के सत्र छोटे होंगे और जिस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही है, विपक्ष चूंकि तगड़ा है, ताकतवर है, तो इसलिए प्रधानमंत्री को विपक्ष का सामना ना करना पड़े, इसलिए संसद के सत्र छोटे होंगे। लेकिन सड़कों पर किस तरीके से इंडिया गठबंधन सरकार को मजबूर करे और सरकार के खिलाफ सड़कों पर इंडिया गठबंधन दिखाई दे, जनता के मुद्दे सड़क पर दिखाई देते रहे, जनता के मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन बात करता रहे और आंदोलन करता रहे, ये संदेश जाता है। तो इसके लिए इंडिया गठबंधन मुझे लगता है कोई रणनीति वहां बैठ करके बना सकता है। समिता जी जी बिल्कुल, अंबानी के यहाँ शादी में भले 56,000 पकवान बने, लेकिन सबसे जो ध्यान रहेगा सबका कि उसमें इंडिया गठबंधन की खिचड़ी जो बनेगी, उसका जो स्वाद वो कैसा रहेगा सत्ता के लिए यानी बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए, ये देखने वाली बात होगी। आज मोदी जी के भी मुंबई पहुंचने की खबर है, महाराष्ट्र में उनके कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करने उनको पहुंचना है, लेकिन देखना ये होगा कि वो अब अंबानी परिवार के यहाँ शादी में जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि जब अंबानी ने सारे नेताओं को बुलाया तो जिन मोदी जी की पीठ पर मुकेश अंबानी ने कभी हाथ रखा था, तो उनको तो वो बुलाएंगे ही, ऐसा वो बुलाया ही होगा, ऐसा अनुमान है। और अब देखना होगा कि मोदी वहां पहुंचते हैं कि नहीं, लेकिन मोदी के पहुंचने से ज्यादा चर्चा इस समय इंडिया गठबंधन के नेताओं की वहां पहुंचने की है। और कल जब ये सारे नेता बैठेंगे, और अमरिंदु जी कल राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं मुंबई, और महाराष्ट्र में जब पहले भी हम बता चुके हैं पंढरपुर की वार्षिक वारी यात्रा में वो शामिल होने वाले हैं, और जिसमें वो शरद पवार के कहने पर शामिल हो रहे हैं। तो शरद पवार ने जिस तरीके से राहुल गांधी को बुलाया है, जाहिर है उनकी कोई दूर की सोच रही होगी इसके पीछे, वो राहुल गांधी को सोच समझकर ही इस यात्रा में शामिल होने के लिए उन्होंने बुलाया है। और बताया जा रहा है कि पंढरपुर में राहुल गांधी पदयात्रा भी करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि इन 2 दिनों में महाराष्ट्र में और मुंबई में जिस किस्म की सियासी हलचल मची है, और कल राहुल गांधी जब जाएंगे पंढरपुर और उसके बाद जो वो पदयात्रा वहां करेंगे, क्या माहौल बनता दिख रहा है? इन 2 दिनों का असर आने वाले 3 महीने में जो चुनाव होगा उस पर क्या आप देख सकते हैं? देखिए समिता जी, राहुल गांधी जब कल पहुंचेंगे और 14 तारीख को शामिल होंगे उस पदयात्रा में, और ये पदयात्रा लगभग 250 किलोमीटर की होती है समिता जी, जो पंढरपुर से निकलती है, और उसका शरद पवार ने अपने इलाके में 7 जुलाई को जोरदार स्वागत किया था। और अब जो समापन की तरफ ये यात्रा बढ़ रही, तो उसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। यहाँ से एक राजनीतिक संदेश भी जाएगा और एक धार्मिक संदेश भी है समिता जी, चूँकि जो ये यात्रा है ये वैष्णव संप्रदाय की समझी जाती है, और राहुल गांधी जो है वो शैव मत वाले हैं, जो वो शिव जी को लेते हैं। और आपको याद होगा समिता जी, हम लोगों ने पढ़ा है, चूंकि
संत साहित्य भी पढ़ा है और भक्ति परंपरा को भी पढ़ा है कि एक समय में शैवों और वैष्णवों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ करता था और उस संघर्ष को पाटने के लिए ही रामचरितमानस की रचना की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि ताकि वो शैवों और वैष्णवों के बीच जो संघर्ष है वो कम हो और एक तरीके से उनके बीच में समन्वय हो। राहुल गांधी की ये यात्रा एक तरीके से शैव और वैष्णव संप्रदाय जो है उनके बीच भी एक एकता का संदेश देने के लिए जा रही है। तो राहुल गांधी जो बात कहते रहते हैं कि हिंदू जो है वो अहिंसक नहीं हो सकता और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जो है ये हिंसा नफरत करते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस संदेश को वहां से और ज्यादा बड़ा करेंगे और ये संदेश और ज्यादा जाएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और परेशानी का सबब हो सकता है। दूसरा, इसका जो महाराष्ट्र की राजनीति में असर पड़ेगा वो असर ये पड़ेगा कि पहले तो राहुल गांधी वहां से अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के निकल चुके हैं, थोड़ी सी उनकी यात्रा उस रास्ते में पड़ी थी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो थी उसका समापन ही खैर मुंबई में हुआ था, तो वो यात्रा भी निकली। लेकिन उसके बाद अगर राहुल गांधी फिर इस यात्रा में शामिल होते हैं तो इसका सीधा सीधा असर जो एक तरीके से कहा जाए लोकसभा चुनाव में जीत वहां महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त तरीके से मिली है, जनता ने जोरदार समर्थन दिया है, तो उस समर्थन को और बढ़ाया जाए और जनता को ये प्रोत्साहित किया जाए कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उससे आपको सारे बदले पूरे करने हैं। इस काम को राहुल गांधी वहां पहुंच करके कर सकते हैं और वहां से एक संदेश दे सकते हैं जिसकी गूंज आने वाले विधानसभा चुनाव तक रहेगी। जाहिर सी बात है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे राहुल गांधी वहां बार बार जाएंगे भी, प्रियंका गांधी जाएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे, तो भी संदेश जाएगा। लेकिन इस यात्रा के जरिए एक तरीके से कहा जाए वो जो संसद में लड़ाई राहुल गांधी ने छेड़ी थी शिव जी का फोटो दिखा करके, उस लड़ाई को मुझे लगता है राहुल गांधी यहाँ एक तौर मतलब आगे और बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजन की राजनीति है, सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति है और धार्मिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसके खिलाफ राहुल गांधी एक और सशक्त कहा जाए वो हस्ताक्षर बनते हुए नजर आएंगे सभी। बिल्कुल, राहुल गांधी के कल मुंबई पहुंचने के बाद और महाराष्ट्र में पंढरपुर की धार्मिक यात्रा में शामिल होने के बाद से धर्म के साथ साथ राजनीति के बहुत सारे समीकरण बदलेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि शरद पवार ने उनको बुलाया है, तो शरद पवार राजनीति के बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते, मतलब वो आगे की चार चालों को सोचकर ही जैसे प्यादे चले जाते हैं शतरंज में, उस तरीके का खेल खेलते हैं शरद पवार। तो जाहिर है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ही उन्होंने कोई रणनीति पुख्ता तैयार की होगी और जिसके लिए राहुल गांधी अभी पहुंच रहे हैं। और इस बीच आज जो एमएलसी चुनाव हो रहे हैं 4 बजे तक वोटिंग शायद खत्म हो जाएगी, अगर विधायकों की बात मानकर 5 बजे तक कर दी जाए तो हो सकता है 5 बजे तक, और उसके बाद यानी आज शाम से ही ये वोटिंग जो गणना जो है वो वोटों की वो शुरू हो जाएगी और जल्दी हमको इसके नतीजे भी पता चल जाएंगे जिसमें समझ में आ जाएगा कि एकनाथ शिंदे की जो सत्ता है उस पे अभी कितनी मजबूती बाकी है, बीजेपी में अभी कितना दम है और महाराष्ट्र की सत्ता में क्या वापस लौटने में बीजेपी और उसके साथी कामयाब होंगे या कि फिर शरद पवार और उद्धव ठाकरे और उनके साथ साथ नाना पटोले यानी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं ये राहुल गांधी के नेतृत्व में पलट देंगे बाजी, ये देखने का इंतजार रहेगा। अमनेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया तमाम दर्शकों का जो आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।